दोस्तों आज पेश है राधा की कॉमिक्स यंत्र दानव का आतंक। ये कवर चित्र है दोस्तों। शुरू करते हैं दोस्तों। दिल्ली शहर की सारी पुलिस फोर्स और नेता परेशान थे। अखबार, रेडियो, टेलीविज़न सब एक जगह ही समाचार था। शहर का हर आदमी आतंकित था और पूरा शहर में कोहराम मचा था। दिल्ली की सड़कों पर मौत का तांडव। कल रात नगर के प्रमुख सड़कों पर एक दर्दगाह रोबोट आधुनिक अग्निशस्त्रों के साथ कहर बरपाया रहा है, जिसको 102 व्यक्तियों की घटना स्थल पर मृत्यु हो गई। 48 व्यक्ति घायल हैं होने की खबर है और मृतकों में महिलाएं, बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस फोर्स उस आतंकवादी रोबोट को रोक नहीं पाई। गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। विश्वसनीय सूत्रों के तहत उस यंत्र मानव का संबंध कुख्यात वैज्ञानिक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपराधी डॉक्टर एक्सेल्स से जुड़ा हुआ जा रहा है। एक्सेल्स आज प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, दिल्ली के महाप्रमुख, VCBI महानिदेशकों के मध्य आपातकालीन बैठक। कुख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एक्सेल बहुत दिनों से भूमिगत रहने के बाद अब अपराध जगत में प्रकाश में आया है। इस बार अपने नए आविष्कार यंत्र मानव के दहशतनाक धमाके के साथ इस तथाकथित यांत्रिक दानव ने कोप से जनता सुरक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं कमिश्नर साहब? हमने घटनास्थल पर पूरी कोशिश की, लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। हमारे हथियारों से उसका नियंत्रण नहीं किया जा सकता। इस तरह विवश हो जाने से काम नहीं चलेगा। आखिर उसका कोई न कोई उपाय खोजना होगा। मेरे विचार से हम सेना का सहयोग लेना होगा। आपकी बात ठीक है कमिश्नर साहब, गोलियों की बात और है और तोपों का मुकाबला उस यंत्र दानव नहीं कर पाएगा। क्षमा करिए साहब, डॉक्टर एक्स बड़ा ही कारगुजारी अपराधी है। वह पूरी तरह तैयारी किए बिना कभी प्रकाश में नहीं आता। वह यांत्रिक दानव गोलों को भी झेल सकता है होगा, या फिर ऐसे ही इसे भी विकट और यंत्र भी उसके पास होंगे। मेरा दावा है साहब, मैंने उसे रिकॉर्ड फाइल अच्छी तरह अध्ययन किया है। आपका मतलब यांत्रिक से सेना भी मुकाबला कराना कोई निश्चित समस्या समाधान नहीं हुआ है, मगर फिर क्या जाए? आखिर मेरे विचार से पेड़ की जड़ खोदनी चाहिए। हमें डॉक्टर एक्स को पकड़ लेना चाहिए, लेकिन जब तक आप लोग इस कमबख्त एक्सेस को तलाशोगे तब तक यंत्र दानव शहर में शमशान बदल देगा। आपकी ख्याल उचित है प्रधानमंत्री जी, परंतु वायुसेना का आधुनिक विमान, थल सेना की शक्तिशाली टैंकों का प्रयोग करने के अलावा और भला चारा क्या है इस मुसीबत से निपटने का? ठीक है, सेना को मदद लीजिए। सेना से बात न बने तो विदेशी मदद लीजिए। कोई भी तरीका ढूंढिए, कुछ भी कीजिए। मुझे देश की जनता सुरक्षा चाहिए और जल्दी ही से जल्दी। डॉक्टर एक्सेल को ढूंढकर उसे गिरफ्तार कीजिए। ऐसे सिरपरे और मौत पसंद अपराधियों को खुला नहीं छोड़ा जा सकता। समझ गए ना आप लोग? डॉक्टर एक्सेल बहुत ही खतरनाक, चालाक और शक्तिशाली संपन्न अपराधी है। मुझे नहीं लगता वह हम लोगों के जल्दी ही उसे खोज कर गिरफ्तार कर पाए और उसकी यह मौत उड़ने वाली मशीन भयानक बचाओ। आपकी राय ठीक है, तो कोशिश तो करनी ही होगी। और मेरा ख्याल है कि यंत्र मानव से निपटने के मामले में डॉक्टर नाभम का सहायता लेनी चाहिए।
पद्मनाभम, जिस कृषि अनुसंधान और अवैधिक शक्ति का प्रयोग नोबेल पुरस्कार मिला। हाँ वही, यंत्र मानव का मुकाबला के लिए कोई अद्भुत यंत्र चाहिए और पद्मभूषण इसे सहायता कर सकते हैं। वे पद्मावनम के घर के पहुँचे और सारी बात जान चुकने के बाद मुझे रात को खबर मिली थी। कृषि के में संयोग के लिए जिन दिनों एक यंत्र मानव ने आविष्कार में लगा था, और इस खबर को सुनकर मैं सारी रात उस नए रूप देने के लिए सोचता रहा। वाह, बहुत खूब। डॉक्टर एक्सेल, वह दानवीय यंत्र, सारा भेद दरअसल उसके सिर पर लगे नियंत्रण बॉक्स में है, जिसके एक रिमोट संदेशों द्वारा एक्सेल के आदेशों का पालन करता है। वह नियंत्रण बॉक्स नष्ट होते ही यंत्र दानव का सारा खेल खत्म हो जाएगा। ओह, परंतु उसे नष्ट करना किसी प्रकार भी संभव नहीं है। वह कम से कम 16 फुट ऊंचा है और आधुनिक आग्नेयास्त्र और से लैस है। कोई भी उसके 10 मीटर के अधिक पास नहीं तो जा ही नहीं पाता। जी हाँ, ऐसे ही कुछ समस्याएं हैं जिसके साथ समाधान करने के लिए मैं यंत्र मानव को कुछ संशोधन और परिवर्तन करना चाह रहा हूँ। क्या आप समझते हैं कि आपका यंत्र मानव यह कठिन कार्य कर लेगा? बेशक। दरअसल मैंने उसे आधा रोबोट बनाना चाहता हूँ और आधा आदमी। और पद्मभूषण की बात सुनकर दोनों अधिकारी विस्मय में पड़ गए। मैं कुछ समझा नहीं पद्मनाभम जी, यह कैसे संभव हो सकता है? मैं भी नहीं। मेरे दिमाग में एक थ्योरी है जिसके अनुसार कोई ऐसा संभव जो इंसान न चाहता हो कि आविष्कार में सफल भी होगा। लेकिन रोबोट को आधा आदमी रखने का क्या लाभ? इससे कई लाभ है कमिश्नर साहब। सर्वप्रथम तो यह कि उसके किसी नियंत्रण की आदेश की आवश्यकता नहीं होगी। वह परिस्थितियों के अनुसार स्वयं ही निर्णय ले सकता है। जिस प्रकार वह अदृश्य यंत्र मानव अजय होगा। परंतु क्या श्रीमान? परंतु मुझे एक ऐसा देशभक्त चाहिए जो अपने जीवन में की बलिदान कर खुद एक यंत्र में बदलने को तैयार हो। हैरत में दोनों मुंह के खुले रह गए। खुद को यंत्र मानव के रूप में बदलवाना, आदमी को भी आप खोजो रोबो बना देंगे। रोबो के पास दिमाग नहीं होता निर्देश साहब, इसलिए उसे नियंत्रण करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। रोबो के अंदर आदमी का दिमाग डालना चाहता हूँ, और यूँ कहिए कि आदमी को रोबो की गुण देना चाहता हूँ। उसका शरीर लोहे का और दिमाग आदमी का। लेकिन आदमी ऐसा होगा ना चाहिए जिसकी बुद्धि, सांस, देशभक्ति, वीरता और सच्चे संस्कार कूट कर भरे हों। और निर्देशक साहब, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी उपयोग व्यक्ति को सर्वशक्तिमान बना दूं और बाद में समाज के लिए खतरा बन जाए। मगर ऐसा आदमी कौन होगा जो खुद को एक रोबोट बनवाना पसंद करेगा? हमारे देश में ऐसे देशभक्तों की कमी नहीं है कमिश्नर साहब। डॉक्टर पद्मभूषण जी ने की बताई योग्यता पर खरा उतर सकने वाला एक योग्य अफसर हमारे विभाग में है, और मुझे उस पर पूरा विश्वास है। वह अवश्य ही मस्तिष्क स्थानांतरण बलिदान देने को तैयार होगा। ठीक है, अगर आपके वह मान जाता है तो मेरे पास भेज दीजिए। मैं जल्दी यह कार्य पूरा करके कोशिश करूँगा। फिर भी आप अपने इस आविष्कार में कितना समय लग सकता है महोदय? कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता कमिश्नर साहब। 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता, और उलझन पैदा हो गई तो महीना भी लग सकता है। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? जी, मगर इतने समय में तो
चिंता मत करो कमिश्नर, भगवान ने चाहा तो इस प्रयोग में अधिक समय नहीं लगेगा। तब तक आप लोगों अपने सतर पर संघर्ष करें। वे फिर दोनों वापस चल लौट गए। फिर कुछ समय बाद ही जब पद्मभूषण ने प्रयोग के विषय में सोच रहे थे तो निर्देशक साहब एक सुंदर और लंबे तगड़े युवक को साथ वहाँ पहुँचे। इनसे मिलिए डॉक्टर साहब, ये है मिस्टर विक्रम, हमारे विभाग के, वही जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था। नमस्ते साहब। फिर वे दोनों आपस में लौट गए। जीत रहो बेटा, अब तुम कुर्बान होने के लिए तैयार हो? बिल्कुल साहब, मुझे इस योग्य समझा गया, यह मेरे लिए अभिमान का विषय है। शाबाश बेटा, भारत भूमि धन्य है जहाँ तुम्हारे जैसे देशभक्त जन्म लेते हैं। और तुम नहीं जानते इस प्रयोग में अपने मानव रूप का बलिदान देकर तुम संपूर्ण भारत की और मानवता के प्रति कितना बड़ा उपकार करोगे। मेरे जीते जी अगर मेरी खाल की जूती भी देश के हित में के लिए बन जाए तो यह मेरे लिए गर्व होगा। मुझे तुम्हारे उस अवसर पर गर्व है। मुझे तुम्हारे जैसे ऑफिसर पर गर्व है मिस्टर विक्रम। और निर्देशक साहब, विक्रम का नाम भूल जाइए, इसका नाम लापता लोगों की लिस्ट में डाल दीजिए। मेरे बेटे का जन्म नया होगा और इसका नाम भी नया होगा, शक्तिपुत्र। और उधर उसी शाम दिल्ली दूरदर्शन केंद्र पर यंत्र मानव का आतंक फैला था। और देखते ही देखते दूरदर्शन केंद्र पर यंत्र दानव का कब्जा हो। दूरदर्शन एक्सेल संदेश प्रकाशित हुआ। महान डॉक्टर एक्सेल का देश के प्रधानमंत्री को एक जरूरी संदेश। प्रधानमंत्री महोदय, देश की तबाही से बचाना चाहते हो तो देश को मेरे हवाले कीजिए और त्यागपत्र दे दीजिए। महान एक्सेल विश्व विजेता यात्रा पर निकल चुका है। यह आपके देश का सौभाग्य है कि इस महान उद्देश्य में सर्वप्रथम इस देश से हो रहा है। आपको 36 घंटे का समय देता हूँ। इसके बाद आप समझदार हैं। यकीन मानिए आपकी सेना भी किसी हथियार से मेरे यंत्रदानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गुड नाइट, यू विश ऑल द बेस्ट। और एक्सचेंज में घोषणा के बाद पूरे शहर में सनसनी मच गई। हे भगवान, न जाने देश पे क्या मुसीबत आने ली है। यंत्रदाना उप या डॉक्टर एक्सेल कौन है? और प्रधानमंत्री की कोठी पर आपातकालीन बैठक। डॉक्टर एक्सेल ने यंत्रदानों के दूरदर्शन केंद्र में मिनटों में कब्जे में ले लिया। कमिश्नर साहब, आपकी पुलिस फोर्स क्या कर रही थी? रक्षा मंत्री जी, पुलिस फोर्स के तमाम हथियार यंत्रदानों के आगे बेकार साबित हो रहे हैं। उसके मुकाबले के लिए कुछ आधुनिक हथियारों की जरूरत है। सीबीआई का विभाग डॉक्टर एक्स के ठिकाने की खोज में निकला है, पर निकलने का काम पर जुट गया है महामंत्री जी। और आपका विभाग इस मामले में क्या कर रहा है? निर्देश महोदय, भारत का डॉक्टर एक्सेल जिस विनाश के गर्त में ढकने ना रहा है उससे बचाने के लिए उपाय ले सकते हैं। वह अभी हमें सोचना है साहब। हमें इस विषय में पद्म नायक से बात की है। वह इस मुसीबत से निपटने के लिए समय एक आधुनिक यंत्र मानव बना रहे हैं, शक्तिपुत्र। डॉक्टर पद्मनाभन ने जादूगर नहीं है निर्देशक साहब। ऐसे आविष्कारों में समय लगता है, तब तक हमें शक्तिपुत्र के भरोसे बैठा नहीं रह सकते। हमारे पास 36 घंटे का समय है। इतने समय में क्या किया जा सकता है? कुछ भी कीजिए। सेना अधिकारियों की मदद दीजिए। यंत्रदानों को नियंत्रण में आना चाहिए। देश के सबसे आधुनिक हथियारों, विमानों, सर्वश्रेष्ठ सैनिकों की मदद से 36 घंटे का समय बहुत होता है कमिश्नर साहब। ओके सर, आई विल माई बेस्ट सर। आपसे कुछ नहीं होगा तो कमिश्नर साहब यह मिशन फील्ड मार्शल जनरल रत्नाकर को सौंप
दिया जाए। और 36 और आप निर्देश साहब 36 घंटे से पहले एक्सेल का पता ठिकाना ढूंढ निकालिए और सरकारी गुप्तचर ठिकानों के अलावा प्राइवेट एजेंसियों का ही सहयोग लीजिए। जी साहब। और 24 घंटे बाद हम लोग एकत्रित होंगे, आगे परिस्थितियों पर विचार विमर्श करेंगे। और जनरल रत्नाकर ने टीवी सेंटर को घेर लिया। एयर चीफ मास्टर माथुर अपने विमान की जरूरत पड़ने पर टीवी सेंटर की बमबारी करें। हम लोग टैंकों और रॉकेट लॉन्चरों से ज़मीन पर हमला करेंगे। आप फिक्र न करें जनरल, हम बमबारी की जरूरत बमबारी के लिए तैयार हैं और एक मिसाल पूरी इमारत को यंत्रदानों समेत ध्वस्त कर देगी। और अभियान शुरू हुआ, मगर यंत्रदानों के निशाने पर अचूक निशाने थे। मगर यंत्रदानों के निशाने ज़्यादा अचूक थे और उसके हथियार अधिक घातक। जनरल, मुकाबला बेकार है। यंत्रदानों इससे हथियार के आगे सभी हथियार बेकार सिद्ध हो रहे हैं। हमारे विमान बमबारी करने का अवसर ही नहीं मिल रहा। हिम्मत मत हारो माथुर, मुकाबला करो, आखिर हम कामयाबी मिलेगी ही। और युद्ध जारी था। और यह युद्ध टीवी सेंटर के आसपास के इलाके की वजह से वहाँ रहने वाले का जल माल का भारी नुकसान होगा, मगर वह कोई चारा भी नहीं है। और डॉक्टर एक्सल ने यह अद्भुत यंत्र बनाया है, मौत की मशीन। और 6 घंटे की भीषण युद्ध के बाद, तुम ठीक कह रहे हो माथुर, 6 घंटे से हम केवल इमारत को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि उसी यंत्रदानों ने करीब हमारे सारे विमान और गोला बारूद सेना समाप्त कर दी है। मैं तो पहले ही कहा था जनरल, यह अंधी लड़ाई का कोई लाभ नहीं है, सिवाय इसके कि अपने हथियार और सेना भट्टी के कोयले की भांति युद्ध में झोंक रहे हैं। हमें बुद्धि से काम लेना होगा, किसी प्रकार उस रोबो के पास पहुंचकर जाएं, शायद कुछ कर सके। क्या कह रहे हैं जनरल? यह तो एक तरह की आत्महत्या होगी जनरल। हार कर वापस लौटने से रण क्षेत्र में मर जाना ठीक होगा माथुर। और इधर पद्मा बासर खबर अपने प्रयोग में जुटे थे। ईश्वर का भाग्य के साथ दे रहे हैं प्रयोग, तो अब तक के लिए परिणाम तो आश्चर्यजनक है। और उधर प्रधानमंत्री के पास टेलीफोन। प्रधानमंत्री जी, आप शांतिपूर्ण समाधान नहीं चाहते? खैर, अपने प्रयासों का नतीजा आप 6 घंटे में देख ही लिया। अब आप युद्ध चाहते तो आपकी मर्जी। और यह याद रखिए, लंबे युद्ध से आपका ही नुकसान होगा। नागरिकों और सैनिकों की जान माल की हानि होगी और शहर वातावरण में प्रदूषण हो जाएगा। जबकि मेरे पास ऐसा उपाय है कि वायु पोल्यूशन से समय को अपनी अनुयुगों को अनुयायियों को बचा सकूं। और डॉक्टर एक्सेल, आखिर तुम मानवता के इस नरसिंह विनाश का क्यों तुले हो? वाह साहब, यह भी खूब रही। आप महान डॉक्टर एक्सेल पर गलत आरोप लगा रहे हैं। मैं तो शांति से केवल सत्ता और सत्तांतरण करना चाहता हूँ। और यह युद्ध तो आप स्वयं ही कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। और यह युद्ध नतीजे के लिए आप जिम्मेवार होंगे। केवल 30 घंटे शेष हैं। आप भली भांति सोच लीजिए। सुनो डॉक्टर एक्सेल, मगर फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। वहाँ जनरल रत्नाकर और मार्शल माथुर यंत्र मानव के बचकर उसके समीप जाने की कोशिश करने लगे। बचते बचते हुए आधा रास्ता तय कर लिया हो गया है माथुर। अब हमें तब तुम घूम कर पीछे जाओ, मैं सामने से पहुंचता हूँ। ओके, ठीक ख्याल है जनरल। और यंत्र मानव की यांत्रिक दृष्टि आशा से अधिक तेज थी।
और अगले ही पल माथुर राग के डेरे में बदल गया। और किसी तरह एक बार दानव के पास पहुंच जाऊं तो सकूं तो कुछ बात बने। उधर प्रधानमंत्री भवन में युद्ध के नतीजे घोर निराशाजनक निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री वित्त मित्र राष्ट्रों व संयुक्त राष्ट्र संघ ने सहायता लेनी होगी, कोई रास्ता नहीं है। मित्र राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र संघ कोई मदद कर पाएंगे रक्षा मंत्री जी? शायद वे नहीं, यह और चारा क्या है। और गुप्तचर विभाग अपने स्तर पर सक्रिय था। पूरे शहर में संदिग्ध ठिकानों पर 4 दर्जन छापे मार चुके हैं, अभी तो कुछ पता नहीं चला। मैं मित्र जनरल से अभी कुछ पता करता हूँ। और श्रीमान खुफिया विभाग महाराष्ट्र शाखा से बोल रहा हूँ, अभी कोई सुराग नहीं है। जी हाँ, मद्रास शाखा कोशिश जारी है। और डैम, क्या कर रहे हो? कोई तुम लोग मोर रिएक्टिव और प्रयासों को तेजी लाओ। कुलकर्णी, चप्पा चप्पा छान मारो। ओके, नाउ गेट ओल्ड क्विक। यस सर। और पुलिस कमिश्नर के फ़ोन, टिन टिन टिन। हेलो, पुलिस कमिश्नर ऑनलाइन। कमिश्नर साहब, मैं निर्देशक सीबीआई बोल रहा हूँ। आपकी पुलिस फोर्स यंत्र मानव के मामले में कुछ सफलता प्राप्त कर पाई या नहीं? अभी तो नहीं सर, कोशिश जारी है। सर, पदम नाभरकर जी ने जल्दी करने की कहिए। मेरे विचार से यह आफत हम लोगों से नहीं संभल पाएंगे। शायद आप ठीक कह रही हैं। मैं कमिश्नर साहब, इस वक्त डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। वह जिम्मेवारी संभाले और अपनी और उसे से जल्दी की कोशिश में लगे होंगे। और इस मिशन पर अंतिम आशा तो वही है। और रेडियो पर प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश। जनता से हमारी अपील है कि इस संकट की घड़ी में अपना मनोबल गिरने न दें, अफवाहों को ध्यान न दें। हमारी सरकार कुछ स्थिति से निपटने की पूरी कोशिश कर रही है। उम्मीद है जल्दी स्थिति सामान्य हो जाएगी। बकवास, कोरा आश्वासन। अब क्या होगा? क्या बात करना, यंत्र मानव से निपटना कोई हंसी खेल नहीं है। बंद करो रेडियो। और जगह जगह पर अधिकारियों की मीटिंग, जनता प्रदर्शन हो रहे थे। देश में शांति व्यवस्था नष्ट हो रही थी। आतंकवाद, अनिश्चितता, आदमी फंसा हुआ था। हर एक के दिमाग में एक ही बात का सवाल था, अब क्या हुआ। उधर जनरल रत्नाकर अपने प्रयासों में जुटा था। मैं इसकी टांगों के पास पहुंच जाऊं तो इसकी दृष्टि और पकड़ मुझ पर आसानी से नहीं हो पाई सकती। लेकिन यंत्र दानव को एक निश्चित दूरी पर रहते हुए भी यंत्र दानवों को निष्क्रिय बॉक्स में रखे कंप्यूटर की सिगरेट रत्नाकर का बिंब उभर रहा था और खतरे का सिग्नल शुरू हो गया था। बिप 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 बिप। और तुरंत ही रत्नाकर की और पलटा और निशाना पर ले लिया। और अगले ही पल लेजर की किरण गन अपना कमाल दिखा और रत्नाकर ने अपना अब की बार यंत्र रोबोट की लेजर के साथ साथ रत्नाकर की शक्तिशाली आधुनिक स्टेन गन भी गरजी। और रत्नाकर ने की स्टेन गन से निकली हुई गोलियां यंत्र दानव के चेहरे से टकराई और उसकी एक आंख में लगी और लेंस को तोड़ गई। मगर रत्नाकर को दूसरा मौका नहीं मिला। और इसके बाद वहाँ सन्नाटा छा गया। यंत्र दानव चलता चलता हुआ खंडर से बाहर निकल आया। और रत्नाकर ने अंत में उम्मीद का यह दीपक भी बुझ गया। और प्रधानमंत्री के प्रयासों में आशा की कोई नई किरण जागृत की। और संयुक्त राष्ट्र संघ
ने भारत के लिए अपना एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर भेजा। अरे, इससे ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं की जा सके। OTV सेंटर के खंडर के बाहर मैदान में यांत्रिक दानव में और सुपर कंप्यूटर में मुकाबला हुआ और लोग सांस रोके ही भयंकर और ऐतिहासिक युद्ध को देखने लगे। और खतरे की बात न होते हुए भी एक्सचेंज प्रिय लोगों ने के लिए यह युद्ध मनोरंजक होता गया। पर यह समय सबकी आंख अटकी हुई थी युद्ध के परिणाम जानने के लिए। और सुपर कंप्यूटर अपनी तमाम कोशिशें करने के बाद भी आखिर यांत्रिक मानव को परास्त हो गया और यंत्रदानव आखिरी यंत्रदानव था। सिवाय दो एक जगह पे चकने के अलावा उसे कोई क्षति न पहुंची। और प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र संघ प्रधानों की बैठक हुई। सुपर कंप्यूटर को की हार यह सिद्ध करती है कि डॉक्टर एक्सेल का यह अद्भुत यंत्र मात्र भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए खतरा है। आपकी बात ठीक है, हमें इस समस्या का कोई न कोई हल जरूर खोजना होगा। प्रधानमंत्री, खतरा वाकई है। सवाल यह पैदा होता है कि ऐसे जीवित यंत्र को निपटने का उपाय क्या हो सकता है जिस पर हमारा भी कोई हथियार कामयाब नहीं हो पा रहा। इसके तो दो ही तरीके हो सकते हैं। एक तो इसकी टक्कर का कोई यंत्र बनाया जाए अथवा उससे पुराने हथियार से अधिक प्रभावशाली नया हथियार बनाना जाए। अगर इन दोनों कामों के लिए काफ़ी समय की ज़रूरत है श्रीमान, मेरे विचार से तो हम राष्ट्रों को एकजुट होकर लड़ना चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं है कि इस बात बनेगी। सिवाय इसके शहीदों की लिस्ट में अन्य राष्ट्रों के सैनिक भी नाम सम्मिलित हो जाएं, तब फिर क्या किया जाए? मेरे विचार से आपको समर्पण कर देना चाहिए। इसमें व्यर्थ का रक्तपात रुक जाएगा और शांति स्थापित हो जाएगी। आप और सभी कदम तय करेंगे, सब भी मिल जाएगा, करने का समय भी मिल जाएगा। उसके बाद महोदय, क्या सारी कहानी के पीछे अमेरिका की मिली भगत हो सकती है? वह समर्पण को अधिक जोर दे रहा है। गृह मंत्री जी, शंका नहीं है हो सकती श्रीमान जी। वैसे भी एक्सेल मूलतः अमेरिका का ही निवासी है। शायद वह षड्यंत्र अमेरिका की शाह पर ही रच रहा हो। प्रधानमंत्री जी सोच में पड़ गई और फिर टेलीफोन की घंटी बजी। यह डॉक्टर एक्सेल का फ़ोन हो सकता है। रक्षा मंत्री जी, इस एक्सेल को ट्रेस कर दिए, शायद कुछ लाभ हो। और हेलो, उसी का है। और गृह मंत्री जी ने संदेश ठीक निकला। और नमस्कार महोदय, मैं महान डॉक्टर एक्सेल बोल रहा हूँ। आपके दिए गए अवधि 48 घंटे पूरे हो गई है। अब आप नतीजे पर पहुँच पाए या नहीं? 8 घंटे के बाद मेरा यंत्रित दानव पूरे भारत को मूर्त के देश में बदल देगा श्रीमान। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे पास ऐसे 11 यंत्र दानव हैं जो पूरे विश्व के लिए काफ़ी खतरनाक हैं। एक से टकराने के लिए आपका यह अंदाज़ा हो गया होगा। तुम्हारी बात ठीक है, हो सकती है डॉक्टर, लेकिन अहंकार और रावण का भी नहीं टिक पाया। वैसे डॉक्टर एक्सेल, तुम्हें अपना विश्व यात्रा भारत से ही क्यों शुरू की? अपनी मातृभूमि से क्यों नहीं? बेकार के सवाल में समय नष्ट मत करो प्रधानमंत्री जी। 8 घंटे में केवल फैसला कर लो जल्दी। कल सुबह 8 बजे फिर एक बारी फ़ोन करूँगा। हाँ। और एक्शन की खबर आ गई और बसंत विहार बूथ नंबर 7
वेस्ट जोन सी आईजी साहब को संदेश मिल था। गुड, फिर पुलिस को वहाँ पहुँचने ही वाली होगी। जी हाँ, लगभग पहुँचने वाली है होगी श्रीमान। और पुलिस बसंत विहार बूथ नंबर 7 के आसपास का सभी इलाके को टटोलना शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर साहब यहाँ, उस इंस्पेक्टर बंसल आप यहाँ से, शर्मा आप यहाँ से। यस सर। और लगभग मगर 6 घंटे बाद क्या क्या कह रहे हो आप? एक छोटे से इलाके को आप सब मिलकर 6 घंटों में एक आदमी को खोज नहीं पाए। सेम आप यू प्रधानमंत्री जी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं मगर सर छोटा बड़ा हर कोना छान लिया। शायद कहीं भूमिगत है, पता नहीं चला। राजधानी की पुलिस फोर्स को गुप्त संगठन मिलकर एक मामूली से इलाके में एक आदमी का पता नहीं लगा सके। कमाल है। पौने 2 घंटे शेष हैं। रक्षा मंत्री जी, मेरे विचार से अभी कोई उपाय संभव नहीं है। हमें समर्पण करना ही होगा, अन्यथा पूरी शक्ति से अंतिम युद्ध। जनता सारी बौखलाई हुई है प्रधानमंत्री जी। युद्ध करने का निर्णय जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। फिर तो समर्पण के अतिरिक्त कोई चारा नहीं है। अभी आशा की एक हल्की सी किरण बाकी है महोदय। डॉक्टर पद्म भास्कर शक्ति पुत्र शायद उसे समय पूरा कर ले। ओह, डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। पता कीजिए निर्देशक साहब, पता कीजिए। लेकिन ईश्वर ने मेरी इस नौजवान की कुर्बानी की लाज रख दी है। निर्देशक साहब, शक्ति पुत्र तैयार है मगर अभी उसमें 2-4 कमियां ऐसी हैं जो खुद के लिए खतरनाक है। ओह पद्मनाथन जी, इस समय तो आप उसे लड़ाई की में उतार दीजिए। समय पूरा हो चुका है, कमियां आप बाद में पूरा कर लीजिए। हाँ डॉक्टर जक्स, अमर इस यंत्र दानव से टक्कर लेने के लिए योग्य है। अभी आप उसे प्रयोग में ले ही आइए। लेकिन अच्छा चलिए, यूं ही सही, शायद भगवान ही ऐसी मर्जी है। आइए मेरे साथ। आप वैज्ञानिक हो कर भी भगवान को मानते हैं डॉक्टर कमाल। कमाल है, इसमें कमाल है कि कोई बात नहीं है प्रधानमंत्री जी। विश्व सत्य पहचानने के लिए रोशनी देता है। इसे सिद्ध करना है। अहंकार और अज्ञान का अंधेरा ही जो वैज्ञानिक नास्तिक हो जाए। यह देखिए, वह शक्तिपुत्र लोहा योद्धा जो आधा आदमी आधा यांत्रिक है। ओह क्षमा कीजिए, यंत्र दानव से मुलाकात कर लेना मेरा मतलब। आपका मतलब मैं समझ रहा हूँ महोदय। अभी इसकी खूबियाँ बताने का समय नहीं है, और खूबियाँ बताने बिना ही इसकी श्रेष्ठता को मान नहीं जा सकती। पद्म भूषण जी ठीक कहते हैं, 1 घंटा बाकी है। आपने यांत्रिक मानव से निपटने की शक्ति पुत्र को श्रेष्ठता समय ही सिद्ध हो जाएगी। रक्षा मंत्री जी ठीक कह रहते हैं। मैं यही कह सकता हूँ कि यदि 2-4 कमियाँ इसमें बाकी न होती तो यह संसार का सर्वश्रेष्ठ यंत्र मानव में अजय रोबोट होता, और कम अब भी नहीं है। हाँ। और आखिरकार शक्तिपुत्र वस्त्र उतार कर अपने असली रूप में यंत्र मानव के सामने आया। सारे देश की अंतिम आशा यही थी, और लोग के दिल में इस युद्ध को देखने का नवा हो उठे थे, और युद्ध आरंभ हुआ। शक्तिपुत्र अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए, और इस युद्ध का शुरुआत कुछ विश्वास सा होने लगा कि शक्तिपुत्र यंत्र दानव का मुकाबला कर लेगा, और यह युद्ध अपने किसी गुप्त स्थान पर
के एक्शन में देख रहा था। यह पद्म मानव के बच्चे ने यह क्या चमत्कार कर दिया, यह तो सारी योजना को फेल कर देगा। शक्तिपुत्र हूँ। और डॉक्टर एक्सेल के पद्म मानव की प्रतिमा को देखकर विस्मय रह गया। कौन कहता है यह भारत का बिछड़ा हुआ देश है? पद्मानव ने जैसे वैज्ञानिक को अगर पूरी सुविधा मिले तो वह चांद पर शहर बना दे। इस वैज्ञानिक को जिंदा रहना खतरनाक है। शक्तिपुत्र से बाद में निपट लूँगा, पहले पद्मास को स्वर्ग भेजना होगा। उधर शक्तिपुत्र यंत्रदानों में उलझा हुआ था और इधर एक्सेल अपनी कोशिशों में। जैकी यह आदमी का तस्वीर उसे पिछले समझे। उसका जीवन 20 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए। डोंट वरी बॉस, यमदूत लेट हो सकता है, जैकी नहीं। और जैकी ने गलत नहीं कहा था। 18 मिनट के बाद। और उधर शक्तिपुत्र, ओह, इसका सिर में लगे नियंत्रण बॉक्स को तोड़ा बिना इसे जीता नहीं जा सकता। मेरी जानकारी के लिए यह नियंत्रण बॉक्स बारूद के और लेजर किरणों से सुरक्षित है। मगर यंत्र दानव ने ढाल को खुद से तक पहुंचने का मौका दिया और पद्मानव जी की अमृत विजय से अभेद महाशक्तिशाली ढाल इस पारदर्शी को खोल को तोड़ देगी। और मगर यंत्रदानों ने ढाल को खुद को पहुंचने से रोक दिया और फिर ढाल शक्तिपुत्र पर फेंक कर मारी। ओह, मुझे कोई उपाय करना होगा, अभी या फिर कभी नहीं। और शक्तिपुत्र का उपाय कारगर सिद्ध हुआ और इस प्रकार महादानव का अंत हुआ और जनता चैन की सांस ली। और एक्सेल अपनी टीवी स्क्रीन पर यह दृश्य देखा। इस समय तो यहाँ से भाग निकलना ही में ही भलाई है, वरना यह अद्भुत शक्तिपुत्र सबको मलियामेट कर डालेगा। और उधर शक्तिपुत्र उस यंत्रदानों को केंद्र में रखे रिमोट सेंटर की छवियों की मध्य से यह जान लिया कि यंत्रदानों के सब आदेश किस स्थान से दिए जा रहे थे। वह अड्डे पर जा पहुंचा और टेलीफोन बूथ नंबर 7 के नीचे एक्सेल की पूरी दुनिया बसाई हुई थी और पुलिस ने सीबीआई द्वारा बसंत विहार की तलाशी लेती फिर रही थी, मगर एक्सेल वहाँ नहीं मिला। ओह एक्सेल, तुम्हारे हाथों से बचकर निकल गया, मगर कब तक? तुम्हें जल्दी ही ढूंढ निकालूंगा। और एक्सेल अपने हेलीकॉप्टर में कहीं और पहुंच गया चुका था। शक्तिपुत्र, मेरे आविष्कार यंत्र को नष्ट कर दिया। तुम्हारे आविष्कार एक पद्मन मिशन को चाहे मुझे भागना पड़े, पर तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और जब यह सब बधाई देने के लिए डॉक्टर पद्मभूषण के पास पहुंचे, यह क्या पद्मभूषण जी नहीं रही? हे भगवान, यह सब क्या हुआ? और सबसे अधिक आघात शक्तिपुत्र को लगा और लाश के पास एक चिट्ठी मिली। प्रधानमंत्री, देश के महान एक्सेल को की तरफ से प्यारी सी भेंट। मेरे रास्ते में आने का अंजाम सिर्फ मौत होता है। श्रीमान डॉक्टर, इस डॉक्टर के बच्चे को शक्तिपुत्र आविष्कार करके मेरी सारी योजना का पानी फेर दिया। फिलहाल मैं बात छोड़कर जा रहा हूँ और कभी न कभी शक्तिमान से हिसाब चुकता करने के लिए यह मेरा और मेरे आपसे और शक्तिपुत्र से वादा है। शुभकामनाओं से डॉक्टर एक्सेल। चिट्ठी को प्रधानमंत्री जी ने तन बदन में आग लग गई और अब क्या किया जा सकता था? कमबख्त कायर, तुम जैसा भगोड़ा शक्तिपुत्र से क्या हिसाब चुकता करेगा? आप फिक्र न करें महोदय, प्रशांत भूषण जी के हत्यारे को हालांकि मेरा भीतर रह गई कमियां
अब सुधार नहीं पाएंगी, फिर भी 10 डॉक्टर ऐसे काफ़ी, एक्सलो से काफ़ी, अकेला ही काफ़ी हूँ। उसके बाद डॉक्टर पद्मा भूषण को सारनी में शाही सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया और पद्मा भाषण के जाते जाते यांत्रिक दानव मिटा गए थे और देश को दे गए थे अद्भुत महाशक्तिशाली शक्तिपुत्र। शक्तिपुत्र वास्तव में कौन है, यह साहब के अलावा कोई नहीं जानता था, और शक्तिपुत्र की कमियां क्या रह गई थी अब शक्तिपुत्र को ही पता थी। और कुल मिलाकर इंस्पेक्टर विक्रम के बलिदान व्यर्थ नहीं किया था, देश को मिल गया था महान शक्तिपुत्र। समाप्त दोस्तों।